स्टूडेंट्स हम देखेंगे किसी मेटल का रिएक्शन एक और मेटल के ऑक्साइड के साथ। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या होगा अगर कोई एक मेटल हमारे पास मौजूद है, यानी कि हम कह सकते हैं मेटल 1 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मेटल 1, और इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? इसका रिएक्शन हो रहा है जी मेटल, एक मेटल नंबर 2 है। ठीक है, दो मेटल्स आ गए। ठीक है ना, मेटल 2 के किसके साथ? ऑक्साइड के साथ। ये मेटल को हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं, और इसका क्या है? ऑक्साइड। ठीक है, इसके ऑक्साइड के साथ। तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगा ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड करता है किस चीज पे डिपेंड करता है, ये भी हम देख लेते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से बात आ जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज की। ठीक है, ये आ गई हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इस तरफ को यहाँ पर कर लिया। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करती हैं, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं। ठीक है, लूज क्यों करती हैं? ताकि ये जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें। ठीक है, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे या शेयर करे, वो किस लिए करती है? वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करती है। ठीक है ना, तो ये भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और क्या बना लेती हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, यानी कि केटाइंस। ठीक है, इनकी इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं इलेक्ट्रो, ELECTROPO, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, TIVITY। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई मेटल जितनी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना, तो उतनी ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि वो उतनी ही जल्दी कोशिश करेगा कि वो जो है वो कंपाउंड बना ले और जो स्टेबल हो जाए। ठीक है ना, तो वो यानी कंपाउंड बनाते ही वो स्टेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास सीरीज जो है इसमें क्या चीज है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट आ रही है मेटल्स की। ठीक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल्स हैं, इनको हमने यहाँ कंपैरिजन के लिए या एज स्टैंडर्ड यूज किया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जी पोटेशियम से जब हम स्टार्ट लेते हैं, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, तो ये पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव कैटेगरीज में आते हैं। इवन कैल्शियम भी समटाइम्स हम कहते हैं कि हाईली रिएक्टिव सीरीज में आता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जी ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, ये क्या है? ये जो है वो फौरन से इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो ये जो है वो उसको लूज कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो इनका सेकंड टू आउटर मोस्ट होता है वो जो है वो इनको स्टेबिलिटी दे देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जी ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे? ये अपने कंपाउंड्स बनाने के लिए ये डेफिनेटली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करेंगे? ये जो है वो कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम जो है वो नीचे आते जाएं इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की सलाहियत या लूज करने की आदत जो है वो कम होती जाती यहाँ तक कि एंड पे आए तो ये दो तीन मेटल्स हैं हमारे पास। ये क्या है? सिल्वर, गोल्ड एंड देन प्लेटिनम। लीस्ट रिएक्टिव हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं इनके रिएक्ट करने के। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये अनकम्बाइंड फॉर्म में रहना पसंद करती हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी अनकम्बाइंड रहना ज्यादा पसंद करती हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि जी ये कोशिश करेंगे अनकम्बाइंड रहें, ज्यादा रिएक्ट ना करें, जबकि ऊपर वाली क्या करेंगी? कोशिश करेंगी कि जो है वो रिएक्शंस शो करें। ठीक है ना, तो इसी की बेसिस पे हम जो है वो यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। ठीक है ना, कि हम देखते हैं कि अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या करे? वो मौजूद हो और एक और कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल का जो है वो ऑक्साइड मौजूद हो, तो क्या बन जाता है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन हो जाता है और उसके नतीजे में क्या चीज बनती है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेटल 1 है ना, वो क्या करती है? वो तो जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी, ये जो है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ये है मोर रिएक्टिव। ठीक है, शर्त यह है कि ये मोर रिएक्टिव हो और ये वाली मेटल क्या हो? लेस रिएक्टिव हो। ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव होगी यानी मेटल 1, वो क्या करेगी? वो तो कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद करेगी ना, तो वो क्या करेगी? मेटल ऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, और साथ के साथ क्या बनेगा? जो मेटल 2 थी वो लेस रिएक्टिव थी, वो तो रिलेटिवली अनकम्बाइंड फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगी, तो वो मेटल 2 ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इसको हम मजीद समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें हम किसकी बात करेंगे? फर्ज करें मेटल 1 हमारे पास थी जिंक। ठीक है, जिंक मेटल का टुकड़ा हमने लिया या जिंक मेटल का पाउडर हमने ले लिया। ठीक है, जिंक पाउडर हमने लिया। ठीक है,
और हमने क्या किया, हमने इसको किस में ऐड किया, हमने इसको ऐड कर दिया कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, जिंक भी थोड़े डार्क कलर का सा होता है, ठीक है। इन दोनों का हमने जो है, इसका पाउडर था, इसका भी पाउडर था, दोनों के पाउडर्स को हमने क्या किया, मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास एक मिक्सचर सा आ गया जिसको हमने हाई टेम्परेचर पे हीट कर लिया, ठीक है। इस मिक्सचर को हमने क्या किया, चला ये नीचे हम फ्लेम भी दे देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये क्या किया हमने, इसको हाई टेम्परेचर पे इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने इस मिक्सचर को जब हीट करना स्टार्ट किया तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हीट इज गिवन आउट, ठीक है ना। तो हम कहते हैं हीट इज गिवन आउट, यानी कि हीट रिलीज होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हम देखते हैं कि जी रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा। अब सीरीज को हम फौरन से सीरीज को देखेंगे, भाई जिंक ऊपर है यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इसके काफी नीचे आ रहा है यानी कि कॉपर लेस रिएक्टिव में, देखिए लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से आ जाता है, कॉपर इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये कोशिश करेगा कि अनकम्बाइंड फॉर्म में रहे, क्योंकि जिंक जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव में आ रहा है, यानी कि कॉपर से तो बेहतर ही है रिएक्टिविटी में, ठीक है ना, ज्यादा ही है इसकी रिएक्टिविटी। तो हम देखते हैं कि जिंक जो है वो कंपैरेटिवली कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद करेगा। तो जिंक क्या करेगा, फौरन से इसका ऑक्साइड ले लेगा, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज बन जाती है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मेटल 1 का ऑक्साइड होता है ना, तो जिंक का जो है वो ऑक्साइड आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जिंक का ऑक्साइड आ गया। और साथ के साथ क्या चीज बन जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बन जाएगा कॉपर जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब रेडिश ब्राउन कॉपर, यही जो हमारे पास था ना, हम इस मिक्सचर को हीट कर रहे थे, ठीक है ना, हीट करे जा रहे थे। फिर हमने जब हम देख लिया कि अच्छी खासी हीट दे दी हमने, ठीक है ना, तो हमने देखा कि अब क्या हुआ कि यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास एक जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट सा मिक्सचर सा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है ग्रे एंड व्हाइट सा मिक्सचर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मिक्सचर आया, अब व्हाइट किस वजह से है, व्हाइट वो जिंक ऑक्साइड की वजह से है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड की वजह से वो जो है वो व्हाइट उसके अंदर कंटेंट आ रहा है, और ये व्हाइट कंटेंट उसमें से रिमूव कर दें तो हम देखते हैं कि हमारे पास कॉपर जो है वो रेड ब्राउन कलर का कॉपर आ जाता है, ठीक है। रेड ब्राउन कलर का कॉपर आ जाता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर ये जो कॉपर है, इस जो हमारे पास हासिल हुआ है, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम सेपरेट करके ना, अगर इसके अंदर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 डालेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, एसिड है तो इसके डालने के नतीजे में हमारे पास ब्राउन कलर के वेपर्स बनते हैं, जो किसके होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, ठीक है। और ये जो वेपर्स हैं ये कंफर्म करते हैं कि कॉपर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। जबकि जिंक ऑक्साइड को जब कूल कर दें तो वो व्हाइट कलर की आ जाती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक जो है, अगर जिंक को हम देखें तो जो मोर रिएक्टिव मेटल थी, यानी कि जिंक जो थी, ठीक है ना, जिंक मोर रिएक्टिव थी एज कम्पेयर टू कॉपर, तो ये क्या कर रही है, ये 0 ऑक्सीडेशन से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, ठीक है। यानी कि खुद क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है ना। जबकि क्या हमने कहा था ना कि जो मेटल जितनी रिएक्टिव होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अब देखें जो ज्यादा रिएक्टिव थी उसने फौरन से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की जो है वो पेशकश कर दी और ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। जबकि जो लेस रिएक्टिव थी, इवन लीस्ट रिएक्टिव में बल्कि आ रही थी, वो उसने क्या किया, उसने +2 से वो किस में चली गई है, लेकिन यहाँ पे 0 में चली गई, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे पता चला जी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल थी वो ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाती है वो, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती है। जबकि जो लेस रिएक्टिव होती है, जो दूसरा मेटल ऑक्साइड का जो मेटल होता है ना, वो क्या करता है, वो जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करता है, यानी कि दूसरे को तो इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, जिस तरह जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, +2 से 0 में चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये भी करके देख लेते हैं कि हम कभी लैब में भी अगर परफॉर्म करके देख लें तो कभी भी हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास जिंक ऑक्साइड हो, उसका मैं क्या करूं जी, कॉपर के साथ अगर रिएक्शन करूं तो मेरे पास कभी भी यहाँ पर जो है वो जिंक अलग से और कॉपर ऑक्साइड कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है वो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज इसको नेगेट करती है, इस रिएक्शन को, ठीक है। हमारे पास ये हमने क्या देखा कि अगर एक मेटल मोर रिएक्टिव है तो अगर वो किसी एक और मेटल जो कि लेस रिएक्टिव है कंपैरेटिवली उससे रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्साइड बना लेगा और लेस रिएक्टिव वाला जो है वो अनकम्बाइंड फॉर्म में आ जाएगा।